स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी पीजीटी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सेशन के अंदर में हम जीओसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपी जीआईसी एग्जाम के अंदर में देखे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर में भी देखे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। विच ऑफ दीज आर लुइस बेसिस, इसमें से कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो लुइस बेसिस की तरह क्या करते होंगे, एक्ट करते होंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबके स्ट्रक्चर्स को देख लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबके स्ट्रक्चर्स को देख लेना है। देखो, ये रहा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास में क्या प्रेजेंट है, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके पास में क्या प्रेजेंट है, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये इजीली क्या कर लेगा, ये प्रोटोनेशन दिखा देगा। ये इजीली क्या कर लेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये कैसी है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये तो कैसी स्पीशीज दी गई है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दी गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लुइस बेस की तरह इजीली एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, एक लुइस बेस की तरह इजीली एक्ट करता होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर दो, 3 हाइड्रोजन्स लगा दो। यहाँ पे क्या करो, 3 हाइड्रोजन्स लगा दो। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, देखो लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इजीली क्या कर लेगा, इजीली प्रोटोन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, या इजीली क्या कर देगा, प्रोटोन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। इस तरह से बना देती हूँ उसको, इस तरह से बनाती हूँ, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, 3 जगह से तो इसने क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है, और एक क्या प्रेजेंट है इसके पास में, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये भी क्या कर लेगा, ये भी इजीली H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई मुझसे कुछ। अब ठीक है, ये भी क्या कर लेगा, इजीली H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, इनके कोरिस्पॉन्डिंग कटायंस में चेंज हो जाएगा। इनके कोरिस्पॉन्डिंग कटायंस में चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या करते होंगे, इजीली H+ को एक्सेप्ट करते होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, लुइस बेसिस की तरह एक्ट कर जाएंगे। ठीक है, आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखिए, अभी हम पीछे ही एक क्लास के अंदर में डिस्कस करके आए थे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल्स की बातें की थी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन सी स्पीशीज थी, जो इलेक्ट्रॉन लविंग थी। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगी, ऐसी कोई भी स्पीशीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बेहद ज्यादा होगी, वो कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएंगे या इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियस हमारे पास में कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस हमारे पास में कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिसके ऊपर में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वो सब किसकी तरह एक्ट करते होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते होंगे। एक बार इनके भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। एक बार इनके भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये भी प्रेजेंट है PPH। इसको भी मेरे को बॉन्ड्स ही रिप्रेजेंट करने होंगे। एक PH यहाँ, एक PH यहाँ, और एक PH यहाँ। ठीक है, इसको इरेज और कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप इन कंपाउंड्स को देख पा रहे हो, तो इन सब के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन ये कैसे हैं, ये तो डीलोकलाइज्ड हैं। ये कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है। देखो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर में डीलोकलाइज्ड होगा। यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो 3 फिनाइल ग्रुप के अंदर में क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। और इस बेंजीन के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी क्या है, 6 के 6 कार्बन के ऊपर में डीलोकलाइज्ड है। वो भी क्या है, 6 कार्बन के ऊपर में डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ये सभी क्या करेंगे, ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे। ये सभी क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कर जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द हेलाइड दैट कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस एसिड, इसमें से कौन सा हेलाइड जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। देखो लुईस एसिड क्या होती है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। जो लुईस एसिड्स होता है ना हमारे पास में, वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी स्पीशीज़ को ढूंढना है जो क्या करती हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, जिसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी स्पीशीज़ होंगी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगी, या क्या करता होगा जो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या लुईस एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करेंगी। बेसिकली लुईस एसिड्स के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण वो इजीली क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से किसी स्पीशीज़ के पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है, अगर इन स्पीशीज़ के पास में वेकेंट ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो कभी भी लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एक बार हम क्या करते हैं, इन सबकी पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास में कार्बन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ यही होता है हमारे पास में पोजीशन। ठीक है, हमारे पास एक तो क्या प्रेजेंट है, कार्बन। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। एक हमारे पास में सिलिकन भी दिया गया है, ये रहा आपका सिलिकन, और एक हमारे पास में SN भी दिया गया है, ये रहा आपका SN। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है, सल्फर दिया है। इसके अलावा क्या दिया है, सल्फर दिया है। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और उसके नीचे सल्फर प्रेजेंट है। फिर सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ इन्हीं से मतलब है। ठीक है, एक सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर आप इन सब, हाँ ठीक है, देखो अब अगर आप इस पीरियड की बात करोगे, अगर आप इस पीरियड की बात करोगे तो ये क्या है, सेकंड पीरियड है। ये क्या है, सेकंड पीरियड है। इसके पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसके पास में कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करोगे तो इन सब के पास में क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स क्या प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर आपको वेकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको वेकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है। ठीक है, और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर में इजीली क्या हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, जिसके पास में कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। किसके पास नहीं है, CCl4 के पास में कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करने वाला। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, इसमें से कौन से कंपाउंड के अंदर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले तो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिख ही देती हूँ। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट हो, जब एक ही विद इन द मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसे क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है,
जब सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, उसे क्या कह देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन कंपाउंड्स में से बस ये ढूंढना है कि किसके पास में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ऑल्सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो क्लोज विसिनिटी ऑफ एटम के साथ में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम, एक तो इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम होना चाहिए, छोटे साइज का होना चाहिए और क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये अगर तीनों कंडीशंस क्या होती होंगी, फुलफिल होती होंगी, तो क्या कर देगा, विद इन द मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब इन कंपाउंड्स को देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, और सारे सेकंड पीरियड के हैं तो छोटे ही साइज के हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो देखो हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये क्या है, ये इसके बेहद क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है। ये क्या है, इसके बेहद नज़दीक प्रेजेंट है, तो ये इजीली क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सब भी क्या होंगे, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखाएंगे, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर सबसे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेगी। फर्स्ट कंपाउंड के अंदर में जो आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, वो दी बेस्ट होगी। वो क्या होगी, दी बेस्ट होगी, ठीक है, या उसका एक्सटेंट बेहद ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। अगर हम पीछे भी बात करके आए थे, देखो अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन ट्रेंड्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो इस एग्जाम के अंदर में ना ज़्यादातर आपको या तो आयुपैक के ऊपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हमने स्टीरियो का किया है, ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का किया है, ठीक है। एज सच मतलब कोई बेसिक और हाँ, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के ऊपर में तो कम, लेकिन रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इन टॉपिक्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं, ठीक है। विच ऑफ दी स्पीशीज़ आर इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना चाहोगे, इसमें से कौन सी स्पीशीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक बार इनका स्ट्रक्चर देखना होगा। एक बार हमें क्या करना होगा, इनका स्ट्रक्चर देखना होगा। ये रहा हमारा PCl5, एक बार मैं स्ट्रक्चर बना ही देती हूँ, एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझाने में बैठने वाली, क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में हम इन बॉन्ड्स के साइजेस को भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसकी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम केवल क्या करेंगे, हम इनके नेचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक फ्लोरीन यहाँ, ठीक है। ये रहा आपका BF3, और ये रहा आपका IF7, ये रहा आपका आयोडीन, और इसके साथ में 7 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो कुछ इस तरह से अटैच्ड होंगे, कुछ इस तरह से अटैच्ड होंगे, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, देखिए आपने क्या बताना है यहाँ पे, इन स्पीशीज का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के ऊपर में कमेंट करना है। जिसके पास भी क्या होगा, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, या इन जनरल किसके पास भी क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वो किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, वो एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा, ठीक है। वो क्या कर जाएगा, एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा, ठीक है। से कोई स्लाइड मिस हो गई है क्या, ठीक है। ये रहा इसके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल, ये रहा इसका वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इजीली क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर जाएगा। ये इजीली क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब एक सेकेंड रुकना है, मुझे शायद कुछ स्लाइड मिस हो गई है या क्या हुआ है। अच्छा, चलो देखते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि यहाँ
आई थिंक ये कुछ मिस हुआ है मुझसे, चलो देखेंगे बाद में। देखो, द मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन, हमें क्या करना है इसमें से मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन को ढूंढना है। हमें क्या करना है इसमें से मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन को ढूंढना है, ठीक है। देखो इस कार्ब कटायन की अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये एक बार इस बेंजीन रिंग के अंदर में क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, एक बार इस बेंजीन रिंग के अंदर में क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वाइट स्टेबल कार्ब कटायन है। तो मैं कह सकती हूँ ये क्या है, क्वाइट स्टेबल कार्ब कटायन है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो दो फिनाइल रिंग्स या दो बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी 2 2 4 2 6। यहाँ पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये कैसा है, ये एरोमेटिक नेचर का है। ये कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है। और हम सब जानते हैं जो एरोमेटिक स्पीशीज होती हैं वो मोस्ट क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। वो क्या होती हैं, मोस्ट स्टेबल होती हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे भी क्या है, कार्ब कटायन प्रेजेंट है, लेकिन इस कार्ब कटायन के साथ में दिक्कत है, 2 और 2 4, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या बता रहा है, इसका एंटी एरोमेटिक नेचर बता रहा है। ये क्या बता रहा है, इसका एंटी एरोमेटिक नेचर बता रहा है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल कार्ब कटायन हो जाएंगे। ये तो क्या हो जाएंगे, वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल कार्ब कटायन हो जाएंगे। और देखो जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ना, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपके पास में क्या हो, किसी कार्ब कटायन की एडजस्टेंट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट हो, जब भी आपके पास में क्या हो, किसी कार्ब कटायन की एडजस्टेंट पोजीशन पर एक सीपीएम रिंग प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, एक सीपीएम रिंग प्रेजेंट हो। ये क्या करते हैं, ये डांसिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, डांसिंग रेजोनेंस में दिखाते हैं। यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर केवल 2 सीपीएम रिंग प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ रेजोनेंस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और सीपीएम रिंग को क्या कर दूँ, अटैच कर दूँ, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर में 3 सीपीएम रिंग क्या होती है, अटैच होती है, तो वो एरोमेटिक से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये वाला कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल 2 सीपीएम रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये डांसिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ये भी क्या होता है, काइंड ऑफ फिनोमेना होता है जो स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये एरोमेटिसिटी को भी बीट कर सकता है अगर मैं 3 सीपीएम रिंग को क्या कर दूँ, अटैच कर दूँ किसी कार्ब कटायन के ऊपर में, ठीक है। तो अभी के लिए तो देखो मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन हमारा कौन सा हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कार्ब कटायन। ये भी इसको क्या कर रहा है, रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एरोमेटिसिटी को तो बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी को तो बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल तो हमारे पास में कौन हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल तो हमारा ए कंपाउंड ही हो, सॉरी बी कंपाउंड ही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोलोबल। इसमें देखो आपको क्या करना है, केवल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, केवल आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। केवल इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने, कटायनिक और अनायनिक स्पीशीज का ध्यान रखना। अगर कटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा देना और अनायन है तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। एक बार टैली कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, CH2 माइनस प्रेजेंट है। तो हमें पता होना चाहिए इस ओरिजिनल स्पीशीज़ के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमें गिवन दी गई स्पीशीज़ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, काउंट करना होगा। क्या प्रेजेंट है, CH2 माइनस, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास हो जाएंगे, हम वैलेंस शेल की बात करें, ठीक है। कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हमें वो स्पीशीज़ ढूंढनी है जिसके पास में क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें इसमें से केवल 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ को ढूंढना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 और 3 8, और इसने एक को क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, करेक्ट दिया गया है। एक सेकेंड, ये हो जाएंगे आपके पास में 4 और क्या है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया होगा, लूज़ कर दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, क्रोमियम CO4 की, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास में कितने हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से कोई भी स्पीशीज़ जो है वो इसके आइसोलोबल नहीं होगी, क्योंकि किसी के भी पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है।
किसी के भी पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली में तो हमें क्या करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होंगे, फिल्ड होंगे, तो वो सबके ही क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया है। मैंने क्या किया है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं इसने सनलाइट डाली है MEOH की प्रेजेंस में और आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। आपको क्या बताना है, द रिएक्शन, आपको इंटरमीडिएट पहचानना है। आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट को पहचानना है। ठीक है, देखो जब भी आपको कोई ऐसी स्पीशीज़ गिवन हो जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट हो, N2 प्रेजेंट हो, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट हो, अजाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्पीशीज़ दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर में क्या डाल दिया हो, सनलाइट डाल दी गई हो, ये रहे आपके मिथाइल ग्रुप्स, और ये जो है ये एक N2 ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक N2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर में क्या डाल दोगे, सनलाइट डाल दोगे, तो यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और कार्बीन को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, और एक कार्बीन का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ये एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन है किसकी, कार्बीन जनरेशन की। ये क्या है, एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन है कार्बीन जनरेशन की। ठीक है, बाद में ये कार्बीन क्या करता है, ये कार्बीन MEOH के साथ में रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली साइक्लिक जो कंपाउंड है, जो साइकिल आपको दी गई है, जो 6 मेंबर की साइकिल दी गई है, वो 5 मेंबर की साइकिल में चेंज हो जाएगी। वो किस में चेंज हो जाएगी, 5 मेंबर की साइकिल के अंदर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार्बीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रही है, कार्बीन का जनरेशन देखा गया है। ये सीधे सीधे आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ बेंजाइन इंटरमीडिएट, इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, बेंजाइन आप समझते हो ना, बेंजाइन कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये रहा आपका बेंजाइन का स्ट्रक्चर। पहले आप बेंजीन बना लेना और किसी एक डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में क्या कर देना, चेंज कर देना। इसको क्या कहा जाता है, बेंजाइन। इसको क्या कह देंगे, बेंजाइन कह देंगे। ठीक है, ये जो नया वाला डबल बॉन्ड बना है ना, ये किसकी वजह से बना है, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बना है, जिसकी वजह से सभी कार्बन्स की अभी भी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या रहने वाली है, sp2 ही रहने वाली है। जो तीसरा बॉन्ड बना है ना, ये किसकी वजह से बना है, ये ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। किसके ऊपर में भी क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको एक सेट ऑफ रिएक्शंस दी गई है। सबसे पहले आपको कहा है रिएक्शन ऑफ 1, इन सभी रिएक्शंस को हमें करा के देखना पड़ेगा। इन सभी रिएक्शंस को हमें करा के देखना पड़ेगा, तभी कुछ कमेंट किया जा सकता है। एक एक करके सभी रिएक्शंस को कराते हैं, एक एक करके सभी रिएक्शंस को कराना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको कह रहा है रिएक्शन ऑफ 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इथीन, ये रहा आपका इथीन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, 2 क्लोरो ग्रुप लगे हैं, 1,1 डाइक्लोरोइथीन। बाकी सब जगह क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। इसके तो 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में कराई है, NaNH2 के साथ कराई है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, NaNH2 के साथ कराई गई है, सोडियम। हाँ ठीक है, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, किसके साथ कराई गई है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ कराई गई है। ये सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये रहा आपका CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। अब हम सब जानते हैं एक कार्बन के ऊपर में 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। और क्या कर लेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिसिंग है, अब ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, हाँ ठीक है, ये वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये तो सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक बार मैं स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। देखो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन सोडियम अजाइड के साथ में रिएक्शन कराई है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2, 4, 3 और 4। ठीक है, ये कंपाउंड आपको दिया गया है। ठीक है, इस कंपाउंड की आपको रिएक्शन करानी है NaNH2
इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको कोई बेंजाइन देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी आपको कोई बेंजाइन देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट आपके पास में क्या गिवन है, नेक्स्ट आपके पास में क्या गिवन है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम अमाइड नहीं होगा, अजाइड होगा, ठीक है, सोडियम अजाइड होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये था आपका ऑप्शन बी और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लोरोबेंजीन दिया गया है, किसकी प्रेजेंस में, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, किसकी प्रेजेंस में, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में बेंजाइन का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए यहाँ से होता क्या है, ये क्लोरीन यहाँ पर और यहाँ पर जो एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से HCl का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब मेरे को अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे। ये तो इनिशियली प्रेजेंट था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट था और जो नया वाला बॉन्ड है ये रहा, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो गया है, हमारे पास में बेंजाइन फॉर्म हो गया है, ये हमारे पास में क्या हो गया है, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखो हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में NH2 माइनस प्रेजेंट है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में आपको क्या दिया गया है, NH2 माइनस दिया गया है। अब ये NH2 माइनस जो है ना, यहाँ पे तो खैर आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं हुई है, तो आप कहीं पे भी लगा दो सेम ही प्रोडक्ट देगा। या तो ये यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। इन क्वेश्चंस के अंदर में जनरली वो आपसे क्या करता है, किसी एक कंपाउंड या किसी एक कार्बन के ऊपर में आइसोटोपिक लेबलिंग कर देगा, ठीक है। आइसोटोपिक लेबलिंग से मेरा मतलब है कि वहाँ पे कार्बन 12 नहीं होकर कार्बन 14 प्रेजेंट होगा और उसको वो एस्टेरिक वगैरह साइन से क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। फिर वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर तो देखो एक ही कंपाउंड बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई लेबलिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर में क्या कर दूँ, लेबलिंग कर दूँ, तो यहाँ पर में पता है दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। एक बार जो NH2 है वो यहाँ पर आ सकता है, मैं इसी कंपाउंड के अंदर बना के दिखाती हूँ, हालांकि यहाँ पे दोनों ही आइडेंटिकल बनेंगे। एक बार NH2 यहाँ अटैच होगा और एक बार NH2 यहाँ पर अटैच हो सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है, तो आपको कॉमन ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक सी ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बेंजाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन के अंदर में आपको क्या मिल रहा है, बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। इसमें से आपको क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बताना है। वही वापस से क्या कर लो, एक बार स्ट्रक्चर्स बना लो, वापस से क्या कर लो, एक बार स्ट्रक्चर। ये डिग्री का साइन क्यों दिया है यहाँ पर, चलो छोड़ो, ठीक है। ये रहा आपका CH2, इसको यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या अटैच्ड है, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक फिनाइल रिंग को क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। ये रहा आपका रेडिकल, ठीक है, ये रहा आपका कार्बन रेडिकल CH2 और ये, ठीक है। एक रेडिकल तो आपका ये हो गया। बी ऑप्शन के अंदर में देखो आपको क्या गिवन है, ये कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। एक रेडिकल आपके पास में ये हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, ये रही आपकी फिनाइल रिंग, ये रहा आपका H, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका फिनाइल, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास में 3 फिनाइल्स अटैच्ड हैं, यहाँ पर 3 फिनाइल रिंग अटैच्ड हैं, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे तीनों क्या है, फिनाइल रिंग्स अटैच्ड हैं, ठीक है। देखो अब इसमें से क्या आप मुझे बता सकते हो, मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा होने वाला है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा होने वाला है, जहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा मोस्ट स्टेबल रेडिकल हो जाएगा। वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल रेडिकल हो जाएगा। इसमें देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है ये क्या है। देखो ये तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये तो क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। नो डाउट इसके पास में क्या है, बेंजीन या फिनाइल का रेजोनेंस है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत क्या कर
रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन है तो 1 डिग्री ही ना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस कार्बन की बात करो तो ये 2 डिग्री है और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। एक बार फर्स्ट ऑप्शन को देख ले, ये भी क्या है हमारे पास में 1 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स यही क्या रहने वाला है, ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है, क्योंकि इसके पास में भी 1 डिग्री है, इसके पास में भी 1 डिग्री है, लेकिन इसके पास में रेजोनेंस क्या है जो 6 कार्बन के ऊपर में डीलोकलाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में सेकंड वाला क्या हो जाएगा ज़्यादा। आप इसके लिए पूरा ऑर्डर भी लिख सकते हो, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद मैक्सिमम स्टेबल कौन हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है या जो रेडिकल्स के फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं किसके, कार्ब कटायन से, ठीक है। जैसे हम स्टेबिलिटी अभी तक कार्ब कटायन की डिस्कस करके आए थे, वैसी ही स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स की हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, सबसे पहले 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री, ठीक है। ये तो जनरल ट्रेंड हो गया। अगर मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक बात करूँ तो ABCD नाम दे देते हैं इसको। ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। तो मोस्ट स्टेबल कौन, D फॉलोड बाय C फॉलोड बाय B एंड देन A, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ओवरऑल ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया आपका ओवरऑल ऑर्डर हो गया, ठीक है। मोस्ट स्टेबल बताना था, मोस्ट स्टेबल रेडिकल बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल अ साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। हक्कल रूल को ध्यान में रखते हुए जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन है वो कौन से रूल को फॉलो करता है, वो कौन से रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। देखो मैं कोई एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लेते ये क्या है, मेरे पास में एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो अब ये क्या हो गया मेरे पास में पॉलीइन हो गया, और ये सब क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, 2 2 4 और 2 6। एक जो एक बॉन्ड है ना वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये किसको फॉलो करता है, 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। इसी को क्या कहा जाता है, हक्कल रूल। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो 4n सिस्टम है उसको कौन फॉलो करता है, उसको हम कह सकते हैं ये एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, और ऐसे दो तो कोई रूल ही नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोमेटिक स्पीशीज, हमें क्या करनी है, इसमें से एरोमेटिक स्पीशीज पहचाननी है। ये एक ऑप्शन तो अच्छा, आई डोंट नो ये ऑप्शन आपको कितना विजिबल है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। मुझे नहीं पता ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको कितना विजिबल है। मैं एक बार वापस से यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर बना रही हूँ और इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल प्रेजेंट है। यहाँ पर वैसे तो एक कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया है, यहाँ भी फिनाइल अटैच्ड है और यहाँ पर भी फिनाइल अटैच्ड है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज कहीं यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। लास्टली आपको बी ऑप्शन के अंदर में देखो आपको क्या गिवन है, बी ऑप्शन के अंदर में 1 2 3 4 5 6 एक 7 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना है, समझ जाना। और ये कार्ब कटायन नहीं है, यहाँ पे कार्ब अनायन है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्ब अनायन प्रेजेंट है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास में एक 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। ये भी क्या है, एक डाइईन सिस्टम है और यहाँ पे कार्ब कटायन लगा है। यहाँ पे क्या लगा है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, कार्ब कटायन की बात कर रहा है, ठीक है। लास्टली हमारे पास में हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। आई थिंक इसके अंदर में डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड तो है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लगा है कि नेगेटिव चार्ज लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, नेगेटिव चार्ज लगा है। आपको एरोमेटिक स्पीशीज़ ढूंढनी है। अभी हम पीछे भी बात करके आए थे हकल रूल की। एरोमेटिक स्पीशीज़ कौन सी हो जाएंगी, जो किसको फॉलो करती होंगी, 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करती होंगी। ठीक है, इन सब के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैं केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। 2 2 4 2 6 और 2 8। जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर केवल नहीं, यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखिए 2 बातें मैं वापस से क्या करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। 2 बातों के ऊपर में मैं वापस से ज़रा प्रकाश डाल देती हूँ। ठीक है, जो भी स्पीशीज़ क्या करती होगी, 4n+2 पाई को फॉलो करती होगी, वो कैसी हो जाएगी मेरे पास में, एरोमेटिक हो जाएगी। और जो भी स्पीशीज़ किसको फॉलो करती होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करती होगी, वो क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। इसके अलावा एक और टाइप की स्पीशीज़ होती हैं जहाँ पे नॉन प्लेनर, जिसको हम कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नॉन प्लेनर कहा जाता है। वहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब बीच में एक साइकिल के अंदर में बीच में क्या होगा, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, या कोई भी कार्बन आटम, कोई भी एटम ऐसा प्रेजेंट होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या देखी जाएगी, sp3 देखी जाएगी। उसको क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि वे ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखो ये तो किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, ये किसको फॉलो कर रहा है, 4 पाई सिस्टम को, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये भी हमारे पास में कैसे हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। और ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। हमें क्या बताना था, हमें केवल एरोमेटिक स्पीशीज़ ढूंढनी थी। हमें केवल क्या करनी थी, एरोमेटिक स्पीशीज़ को ढूंढना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नेचर के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंटी एरोमेटिक सिस्टम। आपको क्या बताना है, इसमें से एंटी एरोमेटिक सिस्टम को ढूंढना है। अब ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े से और अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपको कंपाउंड दिख रहा है वो ऐसा एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कंपाउंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में वो कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका नेचर भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उनके नेचर के अंदर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ आप क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, इसका कोई लॉजिक प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, मेमोराइज ही करना होगा। तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा सुन लो। देखो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हमें ढूंढना है। अब पहला ही जो कंपाउंड आपको दिया गया है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रेजेंट है। असल में तो इसको कैसा होना चाहिए था, ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो ये हमारे पास में 4 पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो इसको कैसा होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक नेचर का होना चाहिए था। इसको कैसा होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक नेचर का होना चाहिए था। लेकिन एक कमाल की बात बताती हूँ, ये एंटी एरोमेटिक होता ही नहीं है। रादर ये एंटी एरोमेटिक होता ही नहीं है, बल्कि ये पता है कैसा होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, उसका रीज़न है एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, वो कुछ ऐसी होती है। ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, आगे भी काम में आएगा। ठीक है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक। उसके बाद कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक। और लास्टली कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक। लास्टली हमारे पास में, या मैं कह सकती हूँ जो लीस्ट स्टेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, अब इसी बात का क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, आइडियली तो इसको कैसा होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन मैं अभी बता के आई हूँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, एकदम लास्ट में कहीं प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, एकदम लास्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये क्या करता है, ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि ये देखो एरोमेटिक तो नहीं बन सकता, ठीक है, ये एरोमेटिक तो नहीं बन सकता, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। और एंटी एरोमेटिक से कहाँ फॉल कर जाता है, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। इसका स्पेशल नाम होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉट भी कह देते हैं, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, कॉट भी कह देते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन क्या कहा जाता है, कॉट भी कहा जाता है। 1 2 3, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये ऐसा एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता। ये तुरंत क्या कर जाता है, कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं टब शेप्ड, इसको क्या कहते हैं, टब शेप्ड। और ये कुछ इस तरह से क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो एंटी एरोमेटिक तो तब होगा ना जब ये एक प्लेन में प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर। अभी तो क्या है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है, एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लीस्ट स्टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी इसके पास क्या हैं, 8 ही हैं, अभी भी इस स्पीशीज़ के ऊपर में 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में या बॉन्ड्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये स्पीशीज़ क्या हो गई है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो गई है, क्योंकि उसने अपने अरेंजमेंट को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। इस अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से ये कैसा हो गया है, नॉन प्लेनर हो गया है। और अब एंटी एरोमेटिक से कहाँ चला गया है, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको हम एंटी एरोमेटिक तो नहीं कह सकते, इसको हम एंटी एरोमेटिक तो नहीं कह सकते। ऑप्शंस के अंदर में सबसे पहले यही गिवन है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये एंटी एरोमेटिक होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना एज एन एक्सेप्शन, इसको एक्सेप्शन की तरह क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना। ये जनरली ना आपको हायर कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे और भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं जो आपको एन्यूलिन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, 12 एन्यूलिन, 14 एन्यूलिन, ठीक है। लेकिन वो जो है वो केवल हायर कंपाउंड्स के अंदर में देखने को मिलते हैं। छोटे साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर में ऐसा कोई फिनोमेना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देखो रीअरेंजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कोई स्कोप तो हो भाई, रीअरेंजमेंट के लिए स्कोप तो हो। अगर कार्बन चेन या साइक्लिक कंपाउंड जो है वो 6 कार्बन का ही प्रेजेंट है, तो वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है ना रीअरेंजमेंट का, या वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है कि वो अपनी प्लेनारिटी को क्या कर सके, चेंज कर सके। लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ 6 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, कंपाउंड के अंदर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर लेता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब ये मत कहना कि जैसे आपने इसको मोड़ा तोड़ा है, इसको भी मोड़ तोड़ दो, तो क्या पता ये भी क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाए। वही मैं अभी आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पर क्या है, स्कोप है कि वो अपनी प्लेनारिटी को क्या कर सके, बदल सके। इसको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कैसा रहने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है, ठीक है। और कैसा रहेगा, एंटी एरोमेटिक नेचर का, कैसा रहेगा, एंटी एरोमेटिक नेचर का ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर तो आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब इसको काउंट मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये रिंग के अंदर ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये तो रिंग के अंदर ही प्रेजेंट नहीं है। हमें क्या करना है, प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करनी है। प्लेनर मॉलिक्यूल ये है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, 2 2 4 और तो 6, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर आप इस कंपाउंड की बात करोगे, ये भी क्या है, बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, देखो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ये भी क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसने नॉन प्लेनारिटी में चला गया है। ये भी क्या चला गया है, ये कंपाउंड जो है ना, देखो आइडियली इसके केस में यही कंपाउंड है, ये जो है कि यही कंपाउंड है, लेकिन इसने क्या किया है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। इसने क्या किया है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। मैं वापस एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सेम ही कंपाउंड है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा बदल गया है। ठीक सा नहीं लग रहा कुछ,
आई थिंक अब ये कुछ ठीक सा लग रहा है, अब बेहतर है, अब बेहतर है। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड्स को ज़रा मिला देना, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर आइडियली कुछ इस तरह से बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्ड्स क्या थे, प्रेजेंट थे, 1 2 3 और 4। अब इसने क्या किया है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया है। इसने क्या किया है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया है, ठीक है, और कुछ इस तरह से चेंज हो गया है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल गया है। तो देखो यहाँ पे पहले तो क्या थे, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, लेकिन अब क्या है, इसके पास में केवल ये प्लेन के ऊपर चला गया है। ये मान लो ये रिंग एक प्लेन में है और यहाँ से इसने एक बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास में कितने थे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे कितने थे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, लेकिन अब इसके पास में केवल क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है। तो अब ये क्या हो गया है, अब ये एरोमेटिक हो गया है, अब ये क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। और इसकी कोरस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन कार्बन के ऊपर में क्या हो रहा होगा, डीलोकलाइज हो रहा होगा। आपने क्या बताना था, आपने एंटी एरोमेटिक सिस्टम बताना था। आपने क्या बताना था, एंटी एरोमेटिक सिस्टम बताना था। तो एंटी एरोमेटिक तो केवल एक ही प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी। एंटी एरोमेटिक तो केवल एक ही प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, विच मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच ऑन मोनोप्रोटोनेशन गिव्स होमो एरोमेटिक कटायन। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो मोनोप्रोटोनेशन के बाद होमो एरोमेटिक कंपाउंड देने वाला है। मोनोप्रोटोनेशन मतलब एक ही प्रोटोन का क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा। केवल एक ही प्रोटोन का क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा, और ये क्या कर रहा होगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जनरेशन कर रहा होगा। देखो यही कंपाउंड हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे। इस बार इसने क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या कर दिया है, बदल गया है। यही रीज़न था कि मैंने इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ऐसी स्पीशीज़ जो क्या करती हूँ, अपने आप को एंटी एरोमेटिक से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, या किसी मेटल एटम की प्रेजेंस में आने से, या किसी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने से क्या कर ले, अपने आप को नॉन प्लेनर के अंदर में चेंज कर ले और एरोमेटिक के जैसे एक्ट करने लगे, ठीक है। आइडियली केसेस में ये एरोमेटिक है नहीं, लेकिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एरोमेटिक के जैसे एक्ट कर रहा है। ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है, होमो एरोमेटिक स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ को क्या कह देते हैं, होमो एरोमेटिक स्पीशीज़ कह देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम अभी पीछे डिस्कस करके आए थे, यहाँ पे मोनो एरोमेटिक का कोई और स्कोप प्रेजेंट ही नहीं है। केवल COT, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ही क्या करेगा, ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक के अंदर में चेंज कर लेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ होमो एरोमेटिक के अंदर में चेंज कर लेगा। और वो जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन है वो बीच में कहीं पे प्रेजेंट होगा, जो सभी कार्बन के ऊपर में क्या हो रहा होगा, डीलोकलाइज हो रहा होगा। ये एक्चुअल में एरोमेटिक नहीं है, लेकिन एरोमेटिक के जैसा क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, अगर आपने किसी प्रोटोन को डाल दिया है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में ही क्या कर लेते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, C8H10। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, C8H10, ठीक है। इसको क्या किया गया है, ट्रीट किया गया है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ में। किसके साथ ट्रीट किया गया है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ में। और आपने क्या बताना है, टू गिव ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव द हाइड्रोकार्बन विल बी। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है इस C8H10 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, जो क्या करता हो, जो केवल मोनोक्लोरिनेटिव प्रोडक्ट देता हो। मतलब उसके अंदर में जब आप एक क्लोरीन ऐड करो ना, तो वहाँ पे आइडेंटिकल मतलब किसी एक पोजीशन पर ही जाके उसके मतलब इस कंपाउंड के अंदर में कोई और पॉसिबिलिटी ही ना हो, ठीक है। इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर में जब आप एक क्लोरीन डालो ना, तो आपको केवल एक ही प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी हो, किसी बाय प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ही ना हो। उसको क्या कहेंगे, मोनोक्लोरिनेटिव प्रोडक्ट कह देंगे या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कह देंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। सबसे पहले आपको दिया है इथाइल बेंजीन। सबसे पहले आपको क्या दिया है, इथाइल बेंजीन दिया है, ठीक है। ये रहा बेंजीन और ये रहा
इथाइल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कराओगे या Cl2 डालोगे FeCl3 की प्रेजेंस में, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्लोरीन जो है वो यहाँ आके अटैच हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। इसको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ, बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी देखो ये भी हो सकती है। तो ये तीनों क्या देंगे आपको, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे। हमें क्या करना है, हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ढूंढना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, ऑर्थोजाइलिन। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, ऑर्थोजाइलिन कह रहा है। ये रहा आपका ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, नो डाउट ये क्या है, एक मीजो कंपाउंड है। इसमें से बीच में से आपको एक POS दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये ठीक से नहीं बना, एक सेकेंड को, अब बेहतर है। ठीक है, ये POS दिख रहा है आपको। ये कंपाउंड को क्या कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं केवल क्या करूँगी, आधे कंपाउंड की बात कर लूँगी। एक तो देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पर भी है, एक क्लोरीन यहाँ पर भी आके अटैच हो सकता है। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं मेटाजाइलिन की। ये रहा आपका मेटाजाइलिन। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आपको एक POS होता हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई, और ये जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी इस पॉसिबिलिटी से। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये भी हो गई, एक क्लोरीन यहाँ पर भी आके अटैच हो सकता है। ठीक है, और इसका नेचर भी क्या है, एंटायरली डिफरेंट है। तो एक क्लोरीन यहाँ पर भी आके क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो नहीं मिलने वाला, यहाँ पर भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो नहीं दिखाई देगा। लास्टली आपके पास में क्या प्रेजेंट है, पैराजाइलिन प्रेजेंट है। लास्टली आपके पास क्या प्रेजेंट है, पैराजाइलिन प्रेजेंट है। मैं इसी से बना देती हूँ। देखो, अब अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे ना, तो ये क्या है, हाईली सिमेट्रिकल कंपाउंड है। एक POS आपको यहाँ से भी दिखेगा, ठीक है, एक POS आपको यहाँ से भी दिखेगा। तो यहाँ से अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, ये 4 पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। केवल एक पॉसिबिलिटी बन रही है इस कार्बन पे। अब वो कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन लगेगा तब भी आइडेंटिकल, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा तब भी सेम, यहाँ कहीं भी लगा दो, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, पैराजाइलिन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, पैराजाइलिन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अमंग द गिवन कंपाउंड्स द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपाउंड को ढूंढना है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपाउंड को ढूंढना है। सीधा EAR ही लिख दूँ क्या, समझ ही जाओगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोनेटिंग ग्रुप्स के। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डोनेटिंग ग्रुप के। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर में क्या प्रेजेंट हो, डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार इन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करना होगा। क्या आपको यहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है तो कहाँ पे हो रहा होगा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स के आसपास हो रहा होगा। यहाँ पे अनसैचुरेशन यहाँ प्रेजेंट है, इस अनसैचुरेशन के पास ही क्या प्रेजेंट है, एक मीजोमेरिक कंपाउंड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक +M ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या करता होगा, डोनेशन दिखाता होगा, डोनेशन दिखाता होगा। तो ये तो कैसा हो गया, डोनेटिंग नेचर का हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उसके साथ में हमारे पास में कोई भी डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर जो है वो C6H5 प्रेजेंट है, लेकिन मीजोमेरिक जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन +M जितना तो स्ट्रॉन्ग कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी डोनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी जो डोनेशन होगा ना, वो देखो इंडक्टिव की वजह से होगा। वो किसकी वजह से होगा, +I की वजह से थोड़ा बहुत डोनेशन होगा, कोई खास डोनेशन होने वाला नहीं है। +M के कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो उल्टा क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है। ये तो उल्टा क्या कर लेगा, इसको विड्रॉ कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन A हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A हो
जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स थ्रू द इंटरमीडिएट। इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू क्या करता है, प्रोसीड करता है, या मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखकर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और इसके अंदर में मैंने क्या डाल दिया है, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया है। क्या डाल दिया है, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया है। मान लेते हैं ये रहा मेरा इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसको ई से ही क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इसका क्या कराना है, हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ई जो है वो क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट का जनरेशन कर देगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो किस तरह से जनरेट करेगा, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से जनरेशन होगा वो समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अगर मैं इसको ऐसे कुछ इस तरह से दिखा दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं ना इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। देखो यहाँ पर अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और उनके साथ में क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो इनिशियली तो क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, एक जगह पे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, और एक जगह इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक जगह क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये बॉन्ड रोटेट करेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार बॉन्ड यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो आपके पास में डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी क्या अटैच्ड है, एक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैच्ड है। यहाँ पर क्या अटैच्ड है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है। अब डबल बॉन्ड एक तो यहाँ प्रेजेंट था, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये डेफिशिएंसी कहाँ हो गई है, इस कार्बन पे अटैच हो गई है। ये डेफिशिएंसी कहाँ आ गई है, इस कार्बन पे आ गई है। ठीक है, अब देखो ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर यहाँ चला जाएगा, ये फर्दर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो अब डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब डेफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर तो कैसे बनाऊँ, एक सेकेंड, एक और आरो लगा देती हूँ, यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज, जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ आ गई, और साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं बार बार ये हाइड्रोजन क्यों बना रही हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद वापस से क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, अब ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। वापस से अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल गया। एक जो हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल से अटैच, एक जो हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो गया। ठीक है, इस तरह का आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। आपको क्या करना था, इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करना था। तो कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, बेंजोनियम आयन दिखाई दे रहा है। कैसा इंटरमीडिएट का जनरेशन हो रहा है, बेंजोनियम आयन का जनरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरा ट्राई करिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विड्स रिएजेंट। देखो विड्स रिएजेंट क्या होता है, जब हम आयोडाइड क्लोराइड को क्या करते हैं, एसिटिक एसिड सोल्यूशन के अंदर में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये जनरली आपके आयोडाइड्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। उसको क्या कहा जाता है, विड्स रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलता है। जब ICl को आप क्या करते हो, एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन के अंदर में डाल देते हो, इस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, इस मिक्सचर को टुगेदरली क्या कहते हैं, विड्स रिएजेंट कह देते हैं। इस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, विड्स रिएजेंट। ठीक है,
इसके कुछ यूजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये जनरली आपको आयोडीन वैल्यू बताने के काम में आता है। ये जनरली क्या करता है, इट इज़ यूज, एक सेकेंड, इट इज़ यूज टू डिटरमिन द, ये किसी कंपाउंड के अंदर में डिटरमिन द आयोडीन वैल्यू, ये किसी कंपाउंड की आयोडीन वैल्यू बताने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन वैल्यू। ठीक है, या तो फिर क्या होता है, या तो फिर ये प्योर आयोडेट्स के फॉर्मेशन के अंदर में भी इस्तेमाल होता है। यूज टू फॉर्म प्योर आयोडेट्स। ठीक है, प्योर आयोडेट्स के जनरेशन में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, करेक्ट दिया गया है। पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, करेक्ट दिया गया है। इसी को क्या कहा जाता है, विट्स रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स, अगेन आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स। अब तो आई थिंक ये याद ही हो गया होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। अब इन सभी कंपाउंड्स को एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। इन सभी कंपाउंड्स को एक एक करके क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, देखो एडिशन हो रहा है तो कहाँ होगा, अनसैचुरेशन क्या क्रॉस होगा, ये रही अनसैचुरेशन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लस एम प्रेजेंट है, तो ये तो बढ़िया क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ पर भी देखो लोन पेयर तो प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर में, लेकिन अनसैचुरेशन थोड़ा दूर प्रेजेंट है, तो यहाँ तक मीजोमेरिक जाएगा नहीं। ठीक है, मीजोमेरिक नो डाउट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो डोनेशन प्लस आई के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना डोनेशन ये कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रहा है, लेकिन थोड़ा दूर प्रेजेंट है। आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट तो हमारा ए ही हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स विल गिव मीजो आइसोमर विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसमें से कौन सा अल्कीन जो है वो आपको मीजो कंपाउंड देने वाला है, इसमें से कौन सा अल्कीन आपको मीजो कंपाउंड देने वाला है। देखो मीजो कंपाउंड का मतलब है वो क्या देता होगा, एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देता होगा। वो क्या देता होगा, एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देता होगा, जिसके अंदर में से क्या पास होती हो, POS इजीली पास हो जाए, जिसके अंदर से क्या पास हो जाए, इजीली POS पास कर जाए। ठीक, मीजो आइसोमर, जहां से क्या होता हो, POS पास हो जाए। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, मीजो कंपाउंड कह देंगे। उसी को क्या कह देंगे, मीजो कंपाउंड कह देंगे। ठीक है, अब अगर आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका प्रोपीन प्रेजेंट है, एक आपको ब्यूटीन। देखो प्रोपीन के अंदर में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोपीन तो क्या है 1 2 सेकेंड, प्रोपीन के अंदर तो प्रेजेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, ऑलरेडी अनसिमेट्रिकल है। मान लो यहाँ पर भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ही बात है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमेशा क्या होगा, ये ब्यूटीन का ही कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। ये क्या रहा होगा, कोई ब्यूटीन का ही स्ट्रक्चर रहा होगा। 1 ब्यूटीन भी नहीं हो सकता, 1 ब्यूटीन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, 1 2 3, मतलब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब जो Br का एडिशन होगा वो क्या होगा, जो Br का एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में इसके अक्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। या तो सिस टू ब्यूटीन होगा या ट्रांस टू ब्यूटीन होगा। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, AT और M। इस रूल का नाम ही क्या होता है, ATM रूल होता है। इस रूल का नाम ही क्या होता है, ये याद रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। A क्या बताता है, A हमारे पास में रिएजेंट को बताता है। ए क्या बता रहा है, रिएजेंट को बता रहा है। ऊपर लिख दूं क्या, ये किसको बता रहा है, ये रिएजेंट की स्टीरियो को बता रहा है। सिन ये एंटी होगा या सिन होगा। ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये रिएजेंट को बता रहा है। और सिस और ट्रांस क्या बता रहा है, ये हमारे पास में रिएक्टेंट की स्टीरियो को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, रिएक्टेंट की स्टीरियो को बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, प्रोडक्ट की स्टीरियो को बता रहा है। ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका रिएजेंट, और ये रहा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, ये इस रिएक्शन, ये इस रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। एक किसको बता रहा है, अगर रिएजेंट हमारे पास में क्या दिखाता हो, एंटी एडिशन दिखाता हो। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आगे भी यूज हो जाएगा। ठीक है, जो ए क्या है वो क्या बताता हो, वो हमारे पास में रिएजेंट को बताता हो। ये क्या है, हमारे पास में एंटी स्टीरियो में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास में किस में प्रेजेंट है, वो हमारे पास में ट्रांस स्टीरियो में प्रेजेंट है। वो किस में प्रेजेंट है, ट्रांस स्टीरियो में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो किस में बन जाएगा, वो हमारे पास में मीजो
में बन जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो किस में बन जाएगा, मीज़ो में बन जाएगा। अगर आपके पास में कोई और पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, किसी एक कंपाउंड को कॉमन रखेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मान लेते हैं हमने ए को क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है, ठीक है। मतलब रिएजेंट तो क्या दिखाता है, एंटी एडिशन दिखाता है, लेकिन हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो सिस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मीज़ो नहीं होगा, यहाँ पे आपको रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक एक कंपाउंड को चेंज करके बाकी सब को क्या कर सकते हैं, बाकी सब के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। स्पेशली आप इसको क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। स्पेसिफिकली आप इस रूल को क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। अब देखो जो Br2 है वो क्या करता है, वो एंटी एडिशन बताता है। वो क्या बताता है, एंटी एडिशन बताता है। और ट्रांस हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ट्रांस हमारे पास में प्रेजेंट है, एंटी है, तो मीज़ो कंपाउंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर देखने को मिल जाएगा। किस में देखने को मिलेगा, ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये रूल आप याद रखेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चंस के अंदर में आपको काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई प्रोपाइलिन गैस इज बबल्ड इनटू वाटर सैचुरेटेड विद क्लोरीन। प्रोपाइलिन गैस को हम क्यों बबल आउट करते हैं वाटर के साथ में, क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए। आपने क्या करना है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। आपको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, जब आपने प्रोपाइलिन गैस को क्या किया है, इस्तेमाल किया है, ठीक है। एक बार इस रिएक्शन को क्या कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं। एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये रही आपकी प्रोपाइलिन गैस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, इसकी रिएक्शन हमने हाइपोक्लोरस एसिड के साथ करा दी है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ करा दी है, क्योंकि जब आप क्लोरीन को किसके अंदर में डाल दोगे, पानी के अंदर में डाल दोगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये HOCl का प्रोडक्शन कर देगा। ये क्या कर देगा, HOCl का प्रोडक्शन कर देगा, हाइपोक्लोरस एसिड का प्रोडक्शन कर देगा। अब ये क्या करेगा, ये आपके पास में OH और Cl का एडिशन कर देगा। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा और इस तरह से ही बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा। अब एक कार्बन के पास देखो क्या जाएगा, एक कार्बन के पास हमारे पास में OH ग्रुप चला जाएगा और एक कार्बन के पास हमारे पास क्या चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। एक कार्बन के पास क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा। और ये किसको फॉलो करता होगा, ये हमारे पास मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता होगा। मार्कोनिकोव रूल को क्या करता होगा, फॉलो करता होगा, ठीक है। ये क्या करता होगा, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता होगा। तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा और यहाँ पे क्या चला जाएगा, हमारे पास में Cl चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl का एडिशन हो जाएगा, साथ में आपके पास में HCl क्या हो जाएगा, एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। साथ में HCl क्या हो जाएगा, एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन को मैच कर लेना, यहाँ से आप क्या करना, करेक्ट ऑप्शन को मैच कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आपने क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। केवल एक ही रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, जिसको क्या कहा जाता है, सल्फोनेशन, ठीक है। जब आप पानी डालोगे, जब आप एक्वस मीडियम डालोगे तो क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। और जैसे ही आप हीट करना शुरू करोगे, जैसे ही आप करोगे हीट करना शुरू करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डीसल्फोनेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डीसल्फोनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। ये भी क्या होती है, एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है। ये भी क्या होती है, एक टाइप की एक सेकेंड, ये भी क्या होती है, एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है, ठीक है। जब पानी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन देखने को मिलेगा, सल्फोनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब सल्फ्यूरिक ग्रुप क्या हो जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो आपको डीसल्फोनेशन दिखेगा। यहाँ से क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक ग्रुप ऐड हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपको डीसल्फोनेशन देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डीसल्फोनेशन देखने को मिलेगा। तो एक लौती ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो कंडीशंस को ऑल्टर करने के बाद में, वो क्या होती है, सल्फोनेशन होती है, ठीक है। चलिए
इतने ही क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में क्या करने थे, डिस्कस करने थे। इतने ही क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में क्या करने थे, डिस्कस करने थे। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूपी जीआईसी एग्जाम के अंदर में देखे गए हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और इसके आसपास के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसके ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।